कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच तलवारें जो खिंची थी वो वापस मैदान में जाने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ सामना में एक बार फिर कंगना रनौत निशाने पर है शिवसेना के, और दूसरी तरफ कंगना रनौत ने मुंबई से मनाली रवाना होने के पहले एक बार फिर ट्विटर के जरिए महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ अपना वही बयान दोहराया जिसकी वजह से यह पूरा विवाद शुरू हुआ था। कंगना ने मनाली के लिए रवाना होने से पहले कहा कि मुंबई को पीओके होने की जो बात उन्होंने कही थी वो बात पिछले कुछ दिनों में एक तरीके से साबित कर दी गई है। जितना डराने धमकाने की कोशिश मुझे पिछले कुछ दिनों में की गई है उससे यह साबित होता है कि मैंने जो बात मुंबई के लिए कही थी वो सही थी। दूसरी तरफ शिवसेना ने सामना में आज फिर लिखा है कि एक अभिनेत्री ने मुंबई का अपमान किया है, और इस सब के बीच कंगना रनौत वापस मनाली के लिए मुंबई से रवाना हो चुकी हैं। लेकिन राजनीतिक तूल जिस तरीके से इस मामले ने पकड़ा वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कल देर शाम कंगना रनौत महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मिली। वहां उन्होंने अपनी बात रखी। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल से उन्होंने बताया कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, और बाहर निकलकर यह भी कहा कि उन्होंने राज्यपाल से यह बातें बताते हुए उम्मीद जताई है कि उनके दरवाजे आने के बाद कंगना को न्याय मिलेगा। तो कंगना रनौत अपने घर से निकल गई मुंबई से और मुंबई एयरपोर्ट पहुंची हैं। वहां से वो मनाली के लिए रवाना हो रही हैं। पिछले कुछ दिन काफी गहमा गहमी वाले रहे कंगना रनौत के लिए मुंबई में, क्योंकि उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से की। उसके बाद एक तरीके की चुनौती की स्थिति कंगना और शिवसेना के बीच में। रनौत अपने बयान पर अब भी कायम है। कंगना रनौत ने मुंबई से निकलने के पहले फिर से सुबह ट्वीट किया और यह कहा कि मैंने जो बात मुंबई के लिए कही थी कि यहां हालात पीओके जैसे कर दिए गए हैं, वो बात पिछले कुछ दिनों में साबित हुई है। जिस तरीके से मुझे डराया धमकाया गया है वो बात पिछले कुछ दिनों में साबित हुई है। यह बात कंगना रनौत ने आज फिर सुबह सुबह ट्वीट की है। हालांकि उसके पहले उन्होंने जो ट्वीट किया वो एक बच्चे की तस्वीर का ट्वीट था। हमारे साथ इस वक्त पंकज आ गए हैं और जानकारी लेकर मुंबई से। पंकज, कंगना मुंबई क्या केवल एक चुनौती के लिए आई थी जो शिवसेना को उन्होंने दी थी कि मैं आ रही हूं, रोक सकते हो तो रोक लो, और अब वापस मनाली रवाना? देखिए रोहित, यह बात तो साफ है कि कंगना रनौत वर्सेस शिवसेना का जो ये खेल है इसका दी एंड अभी नहीं हुआ है। 7:30 बजे जो खार में उनका रेजिडेंस है वहां से वो निकली, मीडिया कर्मियों को उन्होंने थोड़ी सी मुस्कुराहट दी, अपना हाथ हिलाया। 7:45 पर वो मुंबई एयरपोर्ट पहुंचती हैं। उसके बाद 10 मिनट बाद 10 या 15 मिनट बाद उन्होंने एयरक्राफ्ट बोर्ड किया होगा, और सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्वीट किया। और उस ट्वीट से साफ हो गया कि उनका पीओके पर दिया हुआ जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था उस पर आज के दिन भी वो कायम है। हालांकि एक तरफ शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि इस मुद्दे पर अब वो ज्यादा बहस नहीं करेंगे, इस मुद्दे को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन नोटिंग्स वो ले रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर जो जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसकी नोटिंग्स वो ले रहे हैं। कल उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि आने वाले सही वक्त पर वो कमेंट भी करने वाले हैं, लेकिन इधर सामना में साफ साफ कह दिया गया है कि एक तरफ ये एक एक्ट्रेस है जिन्होंने मुंबई को डिसरिस्पेक्ट किया, मुंबई पुलिस को डिसरिस्पेक्ट किया। नतीजा क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जितने कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट करने के लिए आ गए। क्या इसी तरीके का प्रोटेस्ट और जगह भी होगा? आज तो हल्ला एक कदम आगे ज्यादा बोल दिया है सामना ने, केंद्र सरकार को भी घेरे में लिया है, हिमाचल के सरकार को भी घेरे में लिया है। कहा है जो हिमाचल के कांगड़ा में जो इंसिडेंट हुआ है गैंगरेप का, क्या वहां सरकार जेड सिक्योरिटी देने वाली है? तो अब देखिए शहर में यानी मुंबई में और महाराष्ट्र में
भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में ये जो टसल है वो अब खत्म नहीं होने वाला है। वो तो इसकी तो लगता है अब शुरुआत हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग ये कह रहे थे कि शायद अब कंगना जब एक बार यहां से मनाली के लिए रवाना हो जाएंगी तो ये मामला भी रफा दफा हो जाएगा, ऐसा लगता नहीं है। कंगना भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, इधर शिवसेना भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। यानी कंट्रोवर्सी बनी हुई है। शिवसेना बनाम कंगना रनावत की ये जो कहानी है ये अभी भी चल ही रही है। रोहित, बिल्कुल वापस आते हैं पंकज आपके पास, क्योंकि शिवसेना के नेताओं ने ये ऑन रिकॉर्ड कहा शरद पवार के दखल के बाद, शरद पवार की एक तरीके की नाराजगी के इजहार के बाद कि ये सब ठीक नहीं हुआ, तो शिवसेना के नेताओं ने कहा कि अब कुछ नहीं होगा, अब ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा। कांग्रेस ने भी एक तरीके की दूरी बनाई, लेकिन सामना में एक के बाद एक लगातार शिवसेना के हमले कंगना रनौत पर जारी हैं और दूसरी तरफ कंगना रनौत भी कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं दिख रही हैं। कल देर शाम कंगना रनौत ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। करीब पौने घंटे तक कंगना रनौत और राज्यपाल की यह मुलाकात जारी रही, जिसके बाद कंगना ने यह कहा कि वो एक आम आदमी की तरह, एक सामान्य नागरिक की तरह राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंची थी, अपनी तकलीफ बताने के लिए पहुंची थी। राज्यपाल के सामने उन्होंने पूरा मुद्दा रखा है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें यहां से न्याय मिलेगा। So I had a meeting with His Excellency the Governor of Maharashtra, भगत सिंह कोश्यारी, और मैंने उनसे मुझे जो भी मेरे साथ अन्याय हुआ है उसके बारे में बात की। वो हमारे सबके गार्डियन हैं यहाँ पे, एंड जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की, वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी, ताकि जो हमारे देश के जो लोग हैं और जो बच्चियां हैं खासकर, उनका जो फेथ है वो सिस्टम में रिस्टोर हो। और मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं और मेरा कोई पॉलिटिक्स से लेना देना तो है नहीं। एज अ कॉमन पर्सन, एज अ सिटीजन, एज समबडी हु हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम अ स्क्रैच इन दिस सिटी विच हैज़ गिवन मी सो मच, आज अचानक से जब मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार हुआ है तो आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड। और ये मेरे भाग्य हैं कि गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी, और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। धन्यवाद। आप गवर्नर साहब के पास अगर कोई जाता है हमारी शिकायत लेके, तो गवर्नर साहब का अधिकार है, राजभवन के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं, वैसे हमारे लिए भी है। और गवर्नर साहब भी सब वहाँ बैठकर देख रहे हैं कि क्या तमाशा चल रहा है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, क्या दिखाना चाहते हो मुंबई में बैठकर। लेकिन इस सब जो बात आप कर रहे हो उसकी नोटिंग हो रही है, हमारे मन में बातें रही है, चुभ रही है। हमने आपको क्या नहीं किया, मुंबई ने आपको क्या नहीं दिया, महाराष्ट्र ने सबको दिया है सब कुछ। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। कोरोना काल में विशेष सावधानियों को बरतते हुए संसद का यह सत्र आज से शुरू हुआ है और संसद का सत्र 2 पारियों में रहेगा। एक सत्र में 4 घंटे लोकसभा काम करेगी और दूसरे सत्र में 4 घंटे राज्यसभा काम करेगी। और संसद के इस सत्र की खासियत यह कि इस बार कोई वीकली ऑफ यानी कि छुट्टी नहीं, लगातार 7 दिन संसद के इस सत्र में काम चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद का सत्र शुरू होने के पहले सुबह मीडिया से बात भी की। संसद के अंदर विशेष तौर पर प्रावधान किए गए हैं कोरोना काल में इस सत्र के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए, इसका इंतजाम वहां पर विशेष तौर से किया गया है। और साथ ही न केवल सांसदों का, न केवल स्टाफ का, बल्कि जो मीडिया कर्मी संसद सत्र के दौरान वहां पर मौजूद रहते हैं, संसद की कार्रवाई को कवर करते हैं, उन सब का भी कोविड टेस्ट बाकायदे किया गया है। रिपोर्ट आने के बाद जो लोग नेगेटिव पाए जाएंगे उन्हीं लोगों को केवल संसद परिसर में आने की अनुमति दी जाएगी। तो संसद के सत्र की कार्रवाई आज सुबह 9 बजे से शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बात साफ कर दी कि जब तक इलाज नहीं आ जाता तब तक सावधानी में ही बचाव है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ
दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है, पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है, उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। हम चाहें कि बहुत ही जल्द से जल्द दुनिया के किसी भी कोने से वैक्सीन उपलब्ध हो, हमारे वैज्ञानिक जल्द से जल्द सफल हो और दुनिया में हर किसी को इस संकट में से बाहर निकालने में हम कामयाब हो। तो संसद सत्र शुरू होने के पहले इस पारंपरिक संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय सैनिकों में आस्था जताते हुए यह उम्मीद जताई कि पूरा देश सैनिकों के साथ इस कठिन परिस्थिति में खड़ा होगा। संसद के सदन की कार्यवाही, लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हुई थी 1 घंटे के लिए। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि देकर और अब सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हो रही है। माननीय सदस्यगण, वर्तमान सत्र में बैठने की व्यवस्था के संबंध में आपको कोई असुविधाओं से मैं अवगत हुआ हूं। इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बार सदन असाधारण परिस्थितियों में है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी हमने किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तो कोरोना के कारण सदन इस बार असाधारण परिस्थितियों में काम कर रहा है। यह मैसेज दिया जा रहा है सभी सांसदों को कि अगर कोई किसी को दिक्कत होती भी है तो वो उस परिस्थिति का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा सहयोग बरतें। उमर खालिद की यह गिरफ्तारी हुई है। हालांकि उमर खालिद से इसके पहले भी पूछताछ होती रही थी। उमर खालिद का सेलफोन भी दिल्ली पुलिस ने जब्त कर लिया था। दिल्ली दंगे की साजिश रचने का आरोप उमर खालिद पर लगाया गया है और उमर खालिद की यह गिरफ्तारी यूएपीए के तहत की गई है, जिसको लेकर काफी हंगामा भी मच रहा है कि जानबूझकर दिल्ली पुलिस एंटी-सीएए प्रोटेस्टर्स को गिरफ्तार कर रही है। इसी साल फरवरी में दिल्ली के दामन पर लगा था दंगे का दाग। तभी से जारी है 53 हत्याओं और 581 घायलों के गुनहगारों की तलाश। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दिल्ली दंगा केस में अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां कर चुकी हैं, लेकिन बीती रात दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया एक नामचीन चेहरा। वो शख्स जो देशद्रोह के केस का भी आरोपी रहा है, नाम है उमर खालिद। जी हां, दिल्ली दंगा केस में अब हुई है उमर खालिद की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने की है उमर खालिद की गिरफ्तारी। यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया उमर खालिद।
यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप का कार्यकर्ता उमर खालिद जेएनयू का पूर्व छात्र है। दिल्ली पुलिस ने दंगे पर कोर्ट में पेश की अपनी एडिशनल चार्जशीट में भी उमर खालिद का जिक्र किया था। दिल्ली दंगा केस में गिरफ्तार की गई पिंजरा तोड़ की 3 महिला सदस्यों ने लिया था उमर खालिद का नाम। जेएनयू और जामिया मिलिया से जुड़ी पिंजरा तोड़ की 3 छात्राओं देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और गुलफिशा फातिमा के मुताबिक उमर खालिद ने उन्हें दंगे के लिए उकसाया और भीड़ को लामबंद करने का काम किया था। आरोपी इन 3 छात्राओं के इस अहम कबूलनामे के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने कल उमर खालिद को समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया था। दिल्ली दंगे पर घंटों पूछताछ के बाद उमर खालिद पर दिल्ली पुलिस का शक पुख्ता हो चला और उसे फौरन अरेस्ट कर लिया गया। इसकी जानकारी उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास ने भी ट्वीट करके दी। हालांकि दिल्ली दंगे में इससे पहले दिल्ली पुलिस की एडिशनल चार्जशीट का जमकर मखौल उड़ा। दिल्ली पुलिस ने 3 आरोपियों के कबूलनामे की बिना पर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, स्वराज अभियान के प्रमुख योगेंद्र यादव, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वा नंद के नाम का जिक्र दिल्ली दंगे से जुड़ी चार्जशीट में किया था। कोई ठोस आधार नहीं होने पर जब सवाल उठे तो दिल्ली पुलिस ने सफाई देते हुए कहा, ये सभी दंगे के आरोपी नहीं हैं, सिर्फ इनके नाम का जिक्र है। ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली दंगे में पुलिस ने उमर खालिद की गिरफ्तारी सिर्फ जिक्र के लिए की है या उमर खालिद के खिलाफ दिल्ली पुलिस के पास है कोई ठोस सबूत। दिल्ली से तंसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, आज तक। रिया और बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन में पकड़े गए 7 ड्रग पेडलर्स को आज एसीएमएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। सभी आरोपियों का मेडिकल टेस्ट कराया जा रहा है। 7 में से एक आरोपी गोवा से गिरफ्तार हुआ था। जिन लोगों की पेशी है उनके नाम है करमजीत सिंह आनंद उर्फ केजे, ड्वेन फर्नांडिस, संकेत पटेल, अंकुश रेजेंका, संदीप गुप्ता, आफ्ताब फतेह अंसारी और क्रिस कोस्टा। हाई प्रोफाइल लोगों का ड्रग सप्लायर संकेत को से ड्रग्स खरीदता था। किस तरीके से इनके तार आपस में जुड़ रहे हैं ये आपको दिखा रहे हैं। साथ ही इन सभी का आज कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। ड्रग्स मामले में 6 आरोपियों की पेशी आज होनी है। इस पूरे मामले में अपडेट आपको दे दें, मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है। संदीप गुप्ता, आफ्ताब फतेह की जांच हो रही है और तमाम आरोपियों को कोरोना टेस्ट के बाद पेशी के लिए ले जाया जाएगा। विद्या हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विद्या, क्या अपडेट? देखिए, यहाँ पे सीबीआई के दफ्तर में फिलहाल जो डीआरडीओ का गेस्ट हाउस है, यहाँ पर पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो रहा है और सीबीआई जो मुख्य इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जिसको सबसे पहले लोगों को उम्मीद थी कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सबसे पहले सीबीआई ही कुछ कर पाएगी, लेकिन अभी तक इन्होंने कोई गिरफ्तारियां या कुछ नहीं की हैं। तो इसके आधार पर लोगों को यही लग रहा है कि लगता है जांच पड़ताल में कुछ पेंच है। लेकिन फिलहाल सीबीआई यही कह रही है बार बार कि वो जो जांच पड़ताल उनकी जो आगे बढ़ रही है उसमें बहुत सारे फॉरेंसिक एविडेंस की जांच पड़ताल जो हमने देखा, जैसे एम्स में भी गए थे, जितने डॉक्यूमेंट्स यहाँ मुंबई पुलिस ने इकट्ठे किए थे वो सब डॉक्यूमेंट्स अलग अलग अधिकारी जांच कर रहे हैं। उसके अलावा कई सारे विटनेस स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो यहाँ पर काफी अहम काम हो रहा है फिलहाल, लेकिन इसका ये अभी अंदाजा लगाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कब तक में सीबीआई फिलहाल कुछ पुख्ता तरीके से बता पाएगी कि उनके इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है। हालांकि काफी दिन हो रहे हैं, तकरीबन 1 महीने के करीब होने जा रहा है जब सीबीआई इस पूरे मामले में आ चुकी थी। लौटेंगे आपके पास विद्या, तमाम जानकारी आपसे लेंगे क्योंकि इस बीच सुशांत मामले में ड्रग्स मंडली के राज तेजी से खुल रहे हैं। एनसीबी एक एक करके कड़ियां जोड़ रही है। ड्रग्स के खेल के खिलाड़ी एनसीबी के सामने नाम ले रहे हैं और इसी का नतीजा यह है कि एनसीबी ने मुंबई से गोवा तक ताबड़तोड़ छापेमारी की है। 7 ड्रग पेडलर्स पकड़े गए। सुशांत केस का सच जानने निकली ईडी और सीबीआई के बाद तीसरी बड़ी एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की शुरुआती जांच से ये साफ हो गया कि कहीं न कहीं इस सबसे बड़ी मौत मिस्ट्री का एक सिरा ड्रग्स से जुड़ा हुआ है।
रिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद अब एनसीबी इस ड्रग्स मंडली का पूरा पंचनामा बना रही है। ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है और एक ही दिन में 7 ड्रग पेडलर्स एनसीबी के हत्थे चढ़ गए। ड्रग्स के खिलाड़ियों पर एनसीबी का शिकंजा। मुंबई से गोवा तक बड़ी धरपकड़। शौविक सैमुअल ने उगले नाम। अब तेजी से जुड़ रही हैं कड़ियां। मुंबई में 3 जगह छापे मारे गए, दादर, पवई और अंधेरी। इसके अलावा गोवा में भी छापे मारे गए। सबसे अहम गिरफ्तारी हुई ड्रग पेडलर केजे उर्फ करमजीत की। 23 साल के केजे से गांजा और चरस मिला। दादर से एंथनी समेत 2 ड्रग्स पेडलर पकड़े गए, इनसे भी आधा किलो गांजा मिला। पवई से अंकुश अनरेजा को दबोचा गया, जो केजे से ड्रग्स लेता था। गोवा से क्रिश कोस्टा को पकड़ा गया। इन गिरफ्तारियों के बाद ड्रग्स कनेक्शन की तस्वीर काफी कुछ साफ होती जा रही है। ड्रग्स रैकेट के 4 बड़े खिलाड़ी सामने आए हैं। करमजीत उर्फ केजे, जैद विलात्रा, अनुज केशवानी, अनुज अनरेजा। करमजीत रैकेट का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। उसने 10 बार सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत के जरिए सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाई। शोविक के कुछ और राजदार भी कॉल डिटेल्स के आधार पर एनसीबी के राडार पर आ गए हैं। बड़े सेलिब्रिटीज हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े चेहरे जिनका नाम इस पूरे ड्रग सिंडिकेट में आया है और उनके खुलासे के लिए सबसे पहले पेडलर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये जो पूरा सर्कल है महाराष्ट्र गोवा में ड्रग की सप्लाई का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब उन पर अपना शिकंजा कस रही है। एक के बाद एक बड़े नाम उसके अधीन आ रहे हैं। जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। भले यहां रिया चक्रवर्ती जमानत के लिए गुहार लगा रही हूं, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच लगातार बढ़ रही है। एक के बाद एक बड़े नाम उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। अब ड्रग पेडलर्स का सीधा सुशांत के घर आने वाली ड्रग से क्या लिंक था, इसको भी समझ लीजिए। केजे के जरिए सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को ड्रग्स मिलती थी। इसके बाद शौविक और रिया से होते हुए सुशांत तक। एंथनी भी कई बार दीपेश और मिरांडा को ड्रग्स देता था, जो सुशांत तक पहुंचती थी। पूरा रैकेट ये था कि क्रिस कोस्टा से ड्रग्स केसवानी तक आती थी। कैजान मिडिलमैन था, उससे ड्रग्स करमजीत को मिलती और फिर आगे जाती। सुशांत तक ड्रग्स पहुंचाने के इस खेल की सबसे बड़ी कड़ी था सैमुअल मिरांडा। जी हां, सुशांत का हाउस मैनेजर, एक तरह से ड्रग्स मैनेजर। ये जैद विलात्रा और करमजीत उर्फ केके की कॉल डिटेल्स है। इसमें मिरांडा की जैद के साथ कॉल का पूरा ब्यौरा है। 3 कॉल आपस में की गई और 72 मिनट तक बात की। 24 सितंबर से 17 मार्च तक मिरांडा करमजीत से संपर्क में था। पूरी 17 कॉल की गई। पूरी बातचीत 300 मिनट की है। करमजीत की कॉल डिटेल्स में बासित और करण अरोड़ा से ली बातचीत के सबूत हैं। इसमें अभी जो मुश्किलें बढ़ रही हैं वो रिया और शौविक की हैं, क्योंकि इन्हीं की जांच के दौरान ये सारी बातें निकल करके आई हैं। और अगर यही कोर्ट में एनसीबी कहती है, जब ये जमानत मांगेंगे हाई कोर्ट में, कि देखिए हमने जैसे ही गिरफ्तारियां शुरू की हैं, पूछताछ शुरू की हैं, बड़े बड़े नाम सामने हैं और बड़ी गिरफ्तारियां हो रही हैं, और चूंकि ये प्राइमा फेसाई स्टेज पर है इसलिए इन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तो कुल मिला के मुश्किल ये भी बढ़ेगी। एनसीबी करमजीत तक कड़ियां जोड़ते हुए पहुंची। शौविक रिया की ड्रग चैट से एनसीबी अब्दुल बासित परिहार और जैद विलात्रा तक पहुंची। इन्होंने एनसीबी को तीसरे ड्रग पेडलर कैजान इब्राहिम तक पहुंचाया। कैजान ने इस काले कारोबार के एक बड़े नाम अनुज केसवानी का नाम उगल दिया और केसवानी ने 23 साल के करमजीत को पकड़वा दिया, जो मुंबई में कैप्री हाइट्स और लिटिल हाइट्स जैसे अपार्टमेंट और आसपास के इलाकों में ड्रग सप्लाई करता था। ये पूरी चेन अब साफ हो रही है और इससे रिया की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि ड्रग पेडलर से सुशांत के घर तक ड्रग्स आने का पूरा रूट अब साफ हो गया है। मुंबई से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। ड्रग्स कनेक्शन में जितने राज अब सामने आ रहे हैं, उतना ही इस खेल की एक बड़ी किरदार रिया की दिक्कत भी बढ़ती जा रही है। सवाल यह है कि क्या इस सब में उसका बचाव मुश्किल है? जो रिया चक्रवर्ती ईडी और सीबीआई के सवालों के जवाब आसानी से दे गई, वो एनसीबी में आकर जवाब देने में अटक गई। नतीजा ये कि गिरफ्तारी हुई और जमानत के लाले पड़ गए। अब ड्रग कनेक्शन से जुड़े एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। सारी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं।
हर एक कड़ी में कहीं ना कहीं एक सिरा आकर रिया से जुड़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रिया के लिए मुश्किल आगे बढ़ने वाली है? नए खुलासे, रिया की नई मुश्किल। कानूनी जंग में कैसे हो बचाव? जरा रिया के भाई शौविक के इस कबूलनामे पर नजर दौड़ाइए। इसमें साफ कहा गया है कि रिया सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। रिया ने एक बार तो ये भी कह दिया था कि सुशांत के लिए जो भी ड्रग्स मिल जाए वो चलेगा। सुनिए शौविक ने अपने बयान में क्या कहा। 17 अप्रैल को सैमुअल ने मुझे फोन करके कहा कि ड्रग्स खत्म हो गई है, करमजीत से भी नहीं मिल रही। तब रिया सुशांत के साथ रह रही थी। उसने कहा कि सुशांत के लिए भी ड्रग मिल जाएगी, वो चलेगी। मैंने बासित से बड और वीड के लिए संपर्क किया, लेकिन उसने कहा कि उसके पास सिर्फ हशीश है। साफ है कि शौविक रिया के सारे राज खोल चुका है, कबूल कर चुका है कि रिया सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाती थी। सवाल ये है कि क्या रिया के लिए अब ताजे खुलासों के बाद बचाव मुश्किल हो गया है? शौविक का कबूलनामा उसे दिक्कत में डाल देगा। सैमुअल के तार तमाम ड्रग पेडलर से मिलते हैं। सैमुअल भी रिया का नाम ले चुका है। रिया की एक मुश्किल उसके भाई शौविक ने बढ़ाई है। एनसीबी की नजर रिया के एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट पर अटकी है। ये पेमेंट एक ड्रग पेडलर को की गई थी। असल में सैमुअल ड्रग लेने जाते वक्त पैसे ले जाना भूल गया। उसने शौविक से कहा और शौविक ने रिया के क्रेडिट कार्ड से ड्रग पेडलर को पेमेंट कर दी। अब ये सबूत रिया की मुश्किल बढ़ा रहा है और शायद यही वजह है कि एनसीबी ने रिया पर धारा 27A लगाई है, वो धारा जो रिया के लिए फांस बन गई है। ये धारा ड्रग की अवैध खरीद फरोख्त के लिए पैसा देने पर लगाई जाती है और ड्रग के लिए रिया के पैसे देने के सबूत मिल चुके हैं। ड्रग सिंडिकेट जांच में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा की गई 3 और गिरफ्तारियों और उनके द्वारा किए गए खुलासों के बाद रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। पहले ही 27 से एनडीपीएस की धारा उनके लिए गले की फांस थी। ऐसे में हाईकोर्ट में जब जमानत अर्जी लगाएंगे तो इन खुलासों के बाद रिया चक्रवर्ती की जमानत की राह में दूसरा सबसे बड़ा रोड़ा खड़ा होगा। नए खुलासे, नए ड्रग पेडलर शिकंजे में और नए कबूलनामे। रिया की 2 बार जमानत खारिज हो चुकी है। मैजिस्ट्रेट कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट भी जमानत देने से इनकार कर चुका है। ऐसे में उसके आगे रास्ता आसान नहीं होगा। मुंबई से सौरभ वक्तानिया, दिव्येश सिंह और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो रिया अगर कहीं घिरती हुई दिखाई दे रही हैं तो वो सिर्फ ड्रग्स का काला खेल है। उसने सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाए, उसके लिए पैसा चुकाया और सबसे बड़ी बात ये कि वो ड्रग पेडलर्स के लगातार संपर्क में थी। ड्रग्स से जुड़े सबूत उसके लिए जी का जंजाल अब बन चुके। 28 अगस्त वो तारीख थी जब पहली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत केस में ड्रग कनेक्शन का पहला सिरा पकड़ा था। 2 लोग पकड़े गए। नाम थे अब्बास लखानी और करण अरोड़ा। तब तक शायद रिया को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि सबूतों का ये पूरा सिलसिला शुरू होने वाला है। महज 15 दिन में कड़ियां ऐसे जुड़ेंगी कि जेल से रिहाई तक मुश्किल हो जाएगी। इसके बाद तारीख 12 सितंबर, जब एनसीबी के ताबड़तोड़ छापे पड़े। इन 15 दिनों में रिया के खिलाफ सबूतों की झड़ी लग गई। सबसे अहम सबूत बने वो चैट जिनमें वो ड्रग्स को लेकर बातचीत करती दिख रही हैं। पहली चैट बीते साल 30 जुलाई की है। रिया जया और श्रुति मोदी से बात कर रही हैं। ढूंढी की जरूरत है। रोल तैयार कर रहा हूँ। मिरांडा यहाँ है। मैं निकल चुकी हूँ, कुछ देर में आऊंगी। किसी को ऊपर भेजो। लिफ्ट डोर को लॉक करो और सुशांत के लिए टैंगो भेजो। बीते साल ही नवंबर की एक और चैट में रिया ने खुद ड्रग्स लेने की बात मानी है।